तो ये फिर अट्रैक्टिव हो गया। बंधन बैंक बीटन डाउन है, कोई शक नहीं, और इन लेवल्स पर शायद अब वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। इन लेवल्स पर उम्मीद जाग रही है कि अब इवेंचुअली ये स्टॉक यहां से कुछ अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। तो फंडामेंटली तो बंधन बैंक रखा जा सकता है। एक मीनिंगफुल 30-35% का अपसाइड ये तेरी स्टॉक आपको दे सकता है। अगला स्टॉक रजतदा के लिए। डॉक्टर साहब, स्क्रीन पर एक और बैंक, क्योंकि कई सारे बैंक्स में हम रिटेल में बहुत चर्चा सुनी थी और ये सब मामला फंस रहा है, इसलिए पहले बैंक्स और फाइनेंशियल्स निपटा देता हूं, फिर बाकी पॉकेट्स पे जाऊंगा। अगला है आरबीएल बैंक। डॉक्टर साहब, स्क्रीन पे आरबीएल बैंक के ग्राफिक्स आ गए। 170 अमूमन इस समय का भाव है आरबीएल का। साल के हाई 274 के, तो 38% साल के हाई से नीचे ट्रेड करता हुआ, और इस स्टॉक ने भी पहले 700 प्लस के जोन्स देखे हुए हैं। तो ये स्टॉक वहां से 76% के डिक्लाइन के साथ खड़ा हुआ है, जब निफ्टी नए नए माउंट्स कॉन्कर कर रहा है। 16 के, 16.5 के सब माउंट पार कर दिए। ये भाई साहब 78%, 76% नीचे। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। मैं दिखाना चाहता था कितने इंस्टीट्यूशंस का भरोसा बना हुआ है, प्रमोटर्स का कितना स्टेक है, पब्लिक के पास कितना माल पहुंच चुका है, वो सब डिटेल्स में जान ही रहा हूं। ग्राफिकली आपके वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं डॉक्टर साहब बढ़िया तरीके से। अच्छा रजत, बेसब्री से मुझे याद है जब इसका आईपीओ आया था, अब तो कुछ 4-5 साल हो गए। वो आईपीओ जब आया था बहुत बेसब्री से स्ट्रीट में इंतजार था। 225 के इश्यू प्राइस, इवेंचुअली चला ये स्टॉक, चलते चलते 700 के पार गया, तो बहुत बढ़िया मल्टी बैगर बन रहा था हमारे लिए। पर वहीं कहीं वो क्यूआईपी हुआ और उसके बाद से वो भाव वापस देखे नहीं इस स्टॉक ने। रजत, अब व्यू क्या बनता है आरबीएल बैंक पे? अब तो कहानी ये हो गई है कि वो लड़का बढ़िया है, लेकिन ये ऐब है। अब उस ऐब में ऐसा है कि वीक अर्निंग्स हैं, एलिवेटेड स्ट्रेस है चार्ट्स पे, या आप तो टेक्नो फंडा भी देखते हैं। क्या माहौल है सर, क्या करना है आरबीएल बैंक पे? देखिए, पहले तो ये चीज बोलना चाहिए कि इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है डाउन है, वो तो आप कितना विस्तार पे बताया है, और इसका शॉर्ट टर्म ट्रेंड काफ़ी ज़बरदस्त रूप से एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, और इंटरमीडिएट ट्रेंड जो है वो साइडवेज जैसा लगता है। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि इस स्टॉक में जब तक ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड और मूविंग एवरेजेस को देखिए, ये अपना 9 डे मूविंग एवरेज को ही तोड़ के ऊपर जा नहीं पा रहा है। कितने दिन से गिर रहे हैं, जुलाई के शुरू से जब से गिरना चालू हुआ है, 9 डे मूविंग एवरेज को तोड़ के ऊपर नहीं जा पा रहा है। जब भी उसका ऊपर जाने का चेष्टा कर रहा है, सेलिंग आके इसको नीचे पहुंचा देते हैं। तो इसका मतलब है कि इसके हर खरीदारी और हर उछाल में इसमें फिर से सेलिंग आ जाता है। तो ये कोई कारण से 166 रुपया का लेवल तोड़ दे तो ये 150 के नीचे भी जा सकता है। तो मेरा कहना ये रहेगा कि देखिए, मेरा 30 साल की तजुर्बा में एक चीज मैंने सीखा है, कहीं प्राइस पे करके, राजेश जी जानता है कि इस टाइप का वीक कंपनी में पैसा लगा के पैसा बनाना बहुत मुश्किल काम है। कभी कभी बन जाता है, लेकिन मोस्टली यू माइट बी अ लूजर। सो हम तो इसमें पैसा लगाने का सलाह नहीं देंगे सलाह। तो एक डाउन ट्रेंड पे है और फर्दर डाउन साइड्स खुल सकते हैं 10-20 टके के। हो सकता है ये स्टॉक 150 के नीचे स्लिप होता हुआ नजर आए। तो रजतदा का तजुर्बा कहता है ऐसे डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक्स में दाव नहीं लगाना है, एग्जिट करना ही एक बेहतर रणनीति, एक बेहतर विकल्प। कुछ जाने माने बैंकिंग स्टॉक से अब एक जानी मानी एनबीएफसी की तरफ बढ़ रहा हूं। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की डिटेल्स एक्टर साहब स्क्रीन पे लेकर आइए राजेश सर के लिए। 390 मोटा मोटी इस समय भाव है स्टॉक का। साल के हाईस 542 के, तो 28-30% साल के हाई से नीचे। और एक ग्राफिक में नजर नहीं आ रहा, वो इससे पहले जो प्रीवियस पीक बनी थी साल के हाई से पहले की कहानी, 750 के प्लस के जोन्स देखे हुए हैं। तो वहां से तो एग्जैक्टली आधा होके एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस कामकाज करता हुआ। और राजेश सर, इसके जब अच्छे दिन थे ना, तो ढेरों पॉजिटिव, हाउसिंग के लिए एक बहुत बढ़िया प्रॉक्सी बेड बोला जाता था, पर स्टॉक मेरे ख्याल से सारे पॉजिटिव्स को आउटवे कर रहा है इसकी वीक एसेट क्वालिटी। क्या करूं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पे? ये तो बाजार की चाल से एकदम विपरीत चल रहा है। आशीष जी, इससे पहले कि मैं एलआईसी हाउसिंग पे आऊं, आपको एक पुरानी कहानी 1 सेकंड के लिए, ना आप टाइम लीजिए, मजा आता है उसमें, ज्यादा मजा आता है मुझे। जब मैं रिसर्च की दुनिया में पहली बार आया था ना, आई वॉज एक्टिंग एज ए इंटर्न, माना पहली बार इंटर्न के हिसाब से ज्वाइन किया था।
और रजत दा रिसर्च हेड हुआ करते थे। तो मैंने इनके अंडर में अपनी ज़िंदगी की पहली रिपोर्ट LIC हाउसिंग पे ही बनाई थी। रजत दा को अच्छी तरीके से याद है। ये तब बाय उस समय बनाया था 30 कि तब रुपये से का बनाया दाम था उस था, 10 जमाने में? रुपये की पेड अप हुआ करती। बाय बनाया था सर, और हमारी कंपनी ने 10% स्टेक लिया था इसमें, अच्छा। और कम से कम 15 साल उस स्टेक को होल्ड किया था। ये और जम्मू कश्मीर बैंक दोनों एक साथ बनाए थे मैंने। आई वॉज एन इंटर्न, रजत दा वॉज रिसर्च हेड। सो मैंने इनसे ही सब कुछ सीखा है, इनके गाइडेंस में। सो ये है LIC हाउसिंग की। अगर बात की जाए तो आज की डेट में भी मैं समझता हूँ कि तो इस केस में housing राजेश सर finance एक चीज, जो company इमोशंस अटैच है आपके स्टॉक से, उन इमोशंस को डिटैच करके बताइएगा। बिल्कुल है, नहीं इमोशंस बिल्कुल डिटैच करके बताऊंगा, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि बहुत से लोग आज की डेट में रियल स्टेट में बहुत बुलिश हो रहे हैं कि उसमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट मैं ये पर्सनली समझता हूँ कि रियल स्टेट एज अ प्ले रिटेल निवेशकों के लिए बिल्कुल नहीं है, कि उसमें बहुत सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मुद्दे, इन्वेंट्री के मुद्दे और भी पता नहीं क्या क्या जुड़े होते हैं। तो उसका प्रॉक्सी प्ले हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां होती है। HDFC वुड बी द फर्स्ट चॉइस, नो डाउट ऑन दैट। बट अगर सेकंड पायदान पे देखा जाए तो LIC और GIC हाउसिंग फाइनेंस ही रहेंगे। डिविडेंड यील्ड इनकी अच्छी पड़ती है। LIC की पेरेंटेज होने के कारण से इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स सस्ते पड़ते हैं। इनके NPAs ठीक ठाक रहते हैं, क्योंकि जो लोन दिया हुआ रहता है वो LIC पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में बहुत सारे लोन दिए हुए रहते हैं। प्रोमोटर लोन कम है, रिटेल लोन ज़्यादा है। मैं समझता हूँ कि ये वक्त की बात है जो ये चल रहा नहीं है। इसमें बिल्कुल अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो मैं यहाँ पर ऐड की ही सलाह दूँ। इसमें तो रजत दा ने भी होल्ड की कॉल दी है। रजत दा यही पसंद आ रहा है क्या थोड़ा बहुत? देखिए, होल्ड का कॉल तो दिया है, लेकिन एक चीज बोलना चाहिए, जब राजेश जी पुराने दिनों का याद दिला दे रहे, उसमें जब ये 30 रुपया में राजेश जी ने बाई कॉल दिया था, आई वॉज द ओनली पर्सन, मेरा अपना हम लोगों का जो बॉस था उन्होंने भी इसको बहुत पसंद करते थे, लेकिन मुझको इतना पसंद नहीं आया था। तो ये क्रेडिट राजेश जी को जाना चाहिए, क्योंकि राजेश जी का काफ़ी उम्मीद था कि ऊपर चलेगा, बट आई वॉज रॉन्ग। हाँ, हम इसका काउंटर में उतना मतलब बुलिशनेस तो दूर का बात, हमको लग रहा था कि इसमें इतना दम नहीं रहेगा, बट आई वॉज प्रूव रॉन्ग। ये बहुत अच्छा चला था। इट वॉज अ मल्टी बैगर फ्रॉम देयर। सो बट अभी ये जो चार्ट की पोजीशन है, चार्ट की पोजीशन देख के मुझको लगता है कि ये एक ही कंपनी इस 370 के नीचे जब तक नहीं जाता है, और वो भी क्लोजिंग प्राइस बेसिस पे 370 के नीचे नहीं चले, तो इसमें एक बार होल्ड मतलब बने रहिए, और जब ये 414 का लेवल पार कर जाएगा क्लोजिंग प्राइस बेसिस पे, तब इसमें सुधार आएगा, ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा। इसमें इतना जल्दी अपना उम्मीदें खो देना नहीं चाहिए। तो आज आपके लिए एक तो कोलकाता का गेट टुगेदर और साथ साथ कुछ बढ़िया स्टॉक पिकिंग का तड़का। तो HDFC के बाद कुछ पसंद आता है तो LIC, GIC जैसे स्टॉक्स, और रजत दा भी कह रहे हैं एक बार ये स्टॉक 414 के ऊपर गया तो फ्रेश बाइंग ट्रिगर होती हुई नजर आएगी। तो